कैपिटलिज्म का रूप है कि आप लोगों को फ्रीडम दीजिए और सरकार का रोल आप एकदम मिनिमम रखिए। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, ये एक कैपिटलिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अमेरिका में रह के कि वहां पर जो है सरकार का जो रोल है वो बढ़ता चला जा रहा है और उसके बढ़ने से जो कैपिटलिज्म है आज वो बहुत ही डिस्टॉर्ट हो गया है। जो यूथ है वो बोल रहे हैं कि हमें अब कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, हमें सोशलिज्म चाहिए। छोटी चीज देखिए कि आज घर खरीदना एकदम नामुमकिन सा हो गया है। अब कैपिटलिज्म का अल्टीमेट ड्रीम क्या होता है कि आपके पास अपना घर रहे। भारत का अभी ट्रांजिशन हो रहा है और वो मेरा हमेशा पैशन रहा है कि जो इंडिया में भारत में चुनाव के टाइम होता है वो और किसी टाइम आपको देखने नहीं मिलता है। मुझे लग रहा है कि जो लोग हैं अब वो चाहते हैं कि थोड़ा कुछ नया देखें, तो इसलिए वो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉप कर रहे हैं। और मोदी जी से मतलब उनको काफ़ी टाइम से देखा है, गुजरात में तो देखा ही था, पर 10 साल प्रधानमंत्री के देखने के बाद अब थोड़ा लोगों को थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक। यह कार्यक्रम है शब्दरथी और मेरे साथ साहित्य तक के स्टूडियो में आज अतिथि के रूप में मौजूद हैं रुचिर शर्मा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। रुचिर जी बड़े लेखक हैं और लेखक से ज़्यादा चिंतक, विचारक और अर्थशास्त्री कह सकते हैं। अर्थशास्त्र जो सबसे मुझे लगता है आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण और दुरूह विषय है, उस पर बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं और दुनिया की जितनी भी वाणिज्यिक और व्यापारिक और आर्थिक गतिविधियां हैं, रुचिर शर्मा की नज़र उस पर रहती है। आज हम लोग इस पुस्तक पर बात करेंगे जिसका नाम है व्हाट वेंट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म। आखिर ऐसा क्या हुआ पूंजीवाद के साथ जो गलत चला गया। रुचिर जी, सबसे पहले तो साहित्य तक के स्टूडियो में स्वागत आपका बहुत बहुत। और इस किताब के लिए मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। बधाई इसलिए दूंगा क्योंकि पूंजीवाद एक ऐसा विषय है, जैसा कि आपने अपनी किताब में भी लिखा है, कि आज का युवा बहुत ज़्यादा असंतुष्ट है उस व्यवस्था से जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं। एक दुर्योग कह सकते हैं जिसको आपने अंततः मतलब आपने अपनी किताब के निष्कर्षों में ये रखा है कि जो बड़े राज्य हैं जिनको हम लोकतांत्रिक राज्य कहते हैं, और अमेरिका का आपने पूरा उदाहरण, ये पुस्तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अमेरिका की जो पूंजीवादी व्यवस्था है उस पर आधारित है और उसके इतिहास से मतलब कहाँ से ये बात शुरू हुई थी और कहाँ जाके पहुंची है आज। जो वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है, वो किस तरह से अपने उद्देश्य को पाने में असफल हुए हैं उनकी बात करती है। आपके दिमाग में ये पुस्तक लिखने का विचार कैसे आया? देखिए ये मेरी 5वीं किताब है और ये जो मेरे लिए आइडिया आया ये कोई 2020 में मेरे मन में आइडिया कि मुझे ऐसी किताब लिखनी चाहिए। मैं न्यूयॉर्क में बेस्ड हूँ पर मेरा बचपन पूरा भारत में रहा है। मैं स्कूल कॉलेज इंडिया में गया था। और मेरी पैदाइश हुई थी 1970s में और 1970s और 1980s का जो इंडिया है वो मैंने काफ़ी देखा है। और जब हम बड़े हो रहे थे और ये भी आपको याद होगा कि जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ थी वो काफ़ी सोशलिस्ट कहलाती थी। और सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या अंतर है? सोशलिज्म में ये है कि सरकार डिसाइड करेगी कि उनके लोगों को कितना पैसा मिलना चाहिए, कितने टैक्स होने चाहिए, आप इंपोर्ट क्या कर सकते हो, एक्सपोर्ट क्या कर सकते हो, कहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगा सकते हो, नहीं लगा सकते, ये सब सरकार डिटरमिन करेगी। कैपिटलिज्म मेरे लिए है कि आप दोस्त जितनी फ्रीडम हो, जितनी छोड़ो वो आप दो अपने लोगों को। तो ये बेसिक डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और जब मैं बड़ा हो रहा था इंडिया में मैंने देखा कि जो हमारी सोशलिस्ट राजनीति थी उसने इंडिया की इकोनॉमी के लिए कितना खराब था। और मैंने अपना बचपन थोड़े साल सिंगापुर में भी आपने उसका किताब में जिक्र किया है, उसकी भूमिका में। दरअसल रुचि जी के बारे में मैं पहले छोटी सी बात बता दूं कि आपका बचपन, जैसा कि आपने कहा, भारत में पैदा हुए, थोड़ा किशोर वय की तरफ बढ़ रहे थे तो पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया सिंगापुर, वहाँ गए।
और एक तरफ ऐसी व्यवस्था, हमारे समाजवाद की व्यवस्था ऐसी थी कि लोकतांत्रिक भारत में आप जानते हैं कि जब कल्याणकारी राज्य की बात आती है तो सब कुछ पर सरकार का, बड़ी चीज़ों पे सरकार का नियंत्रण था और लाइसेंस राज जिसको हम कहते हैं, और फिर लाल फीताशाही रेक्टेपिज्म की बात करते हैं। और जब ये सिंगापुर पहुंचे तो वहाँ की जो चकाचौंध थी और वहाँ का जो व्यावसायिक उभार था, उसको देख के बहुत अट्रैक्ट हुए, बहुत आकर्षित हुए। और उसके बाद जो आपकी प्रक्रिया बढ़ती रही, लगभग 25 साल आप जो है मॉर्गन स्टैनली इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट में प्रमुख पदों पर रहे, वहाँ करियर था आपका। और 2022 में आप रॉकफेलर से जुड़ गए और उसके बाद रॉकफेलर इंटरनेशनल के न केवल अध्यक्ष प्रमुख के तौर पर रहे, बल्कि एक अपनी भी ब्रेकआउट कैपिटल करके एक संस्था बनाई। यानी जो दुनिया में पूंजी का आवागमन है, जो पूंजी लोगों को बड़ा बनाती है, कहाँ पैसा लगाइए कि ज़्यादा आपको मुनाफा हो, उस तरह के कारोबार में रहते हुए रुचिर ने ये पाया। जो इनकी किताबें हैं, मैं आपको किताबों का जिक्र कर दूं कि ब्रेकआउट नेशंस किताब, दूसरी थी द राइज एंड फॉल ऑफ नेशंस, डेमोक्रेसी ऑन द रोड ये किताब है, और 25 ईयर जर्नी थ्रू इंडिया। इसके बारे में भी बताऊंगा, बहुत रोचक किस्सा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और रुचिर ने क्या क्या किया था। और उसके बाद द 10th रूल्स ऑफ सक्सेसफुल नेशंस, ये 5वीं किताब है जो ये बता रही है कि जिस व्यक्ति ने पैसे का आ, चरम देखा हो, कारोबारी कैसे काम करते हैं, कैसे मुनाफा कमाएं, उसको देखा हो, आखिर ये जो पूंजीवाद है, आपने अपनी जो किताब में लिखा है कि जो अमेरिकी स्वप्न था, जिसकी आप बात करते हैं, सिंगापुर के बाद आप अमेरिका चले गए और वहाँ लगातार जुड़े रहे। क्या आपका कहना ये है कि सरकारों को व्यवसाय नहीं करना चाहिए? हाँ, तो मेरा ये कहना है कि जो आज हम कैपिटलिज्म देख रहे हैं, जिसका पूंजीवाद कहते हैं, वो असली में कैपिटलिज्म नहीं है। और इसलिए ये नहीं है कि जो सरकार का रोल है वो अब इतना बढ़ चुका है, अमेरिका में, यूरोप में तो और भी है, कि अब कैपिटलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया इस शो के शुरुआत में, कैपिटलिज्म का रूप है कि आप लोगों को फ्रीडम दीजिए और सरकार का रोल आप एकदम मिनिमम रखिए। तो जैसे ये मतलब स्लोगन इंडिया में भी काफी पॉपुलर हुआ था 10 साल पहले, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। ये एक कैपिटलिज्म का बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पर जो मैं देख रहा हूँ अमेरिका में रह के, कि वहां पर जो है सरकार का जो रोल है वो बढ़ता चला जा रहा है, और उसके बढ़ने से जो कैपिटलिज्म है आज वो बहुत ही डिस्टॉर्ट हो गया है। और ये वजह है कि आज आप देखें अमेरिका में, तो वहां पर आधे से ज्यादा जो यूथ है वो बोल रहे हैं कि हमें अब कैपिटलिज्म नहीं चाहिए, हमें सोशलिज्म चाहिए। अब उन लोगों ने कभी सोशलिज्म का एक्सपीरियंस नहीं किया है जैसे हम लोगों ने किया है। तो इसलिए मैंने ये किताब लिखी है कि दिखाने के लिए कि किताब की जो शुरुआत है वो तो इंडिया से हुई है, कि यहाँ पर सोशलिज्म कैसे होता था। उन लोगों ने कभी सोशलिज्म एक्सपीरियंस नहीं किया है। वो लोग सोचते हैं कि वो अभी जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो कैपिटलिज्म और उसके जो बुरे नतीजे आ रहे हैं वो कैपिटलिज्म की वजह से हैं। पर मैंने किताब में लिखा है कि आज जो उधर सिस्टम है वो तो कैपिटलिज्म है ही नहीं, कि अगर सरकार का रूल इतना हो गया कि वो सरकार हमेशा रहती है, या कोई बड़ी कंपनी अगर फेल हो रही है तो सरकार उसको बचाने के लिए एकदम आगे आती है। और इतने सारे रूल्स और रेगुलेशन अब सरकार लगाती है, जिसमें बोला कि अमेरिका में भी, जिसको हम समझते हैं कि वो लैंड ऑफ फ्री है और वहां पे इतनी अपॉर्चुनिटी है, हर साल वहां पे सरकार, जैसे में लिखा है, पिछले 20 सालों में 3000 नए रेगुलेशन लगाती है। और इन 20 सालों में उन्होंने सिर्फ 20 रेगुलेशन टोटल मिला के हटाए हैं। अब इतने सारे रेगुलेशन लगाएंगे आप एक तरफ, तो उससे जो नए बिजनेस हैं उनको अपनी बिजनेस सेटअप करने में कितनी परेशानी होगी। तो इस किताब में मैंने ये 300 साल की जर्नी दिखाई है कि कैपिटलिज्म कैसे शुरू हुआ, कैपिटलिज्म का आइडिया कैसे था, और पहले 200 सालों तक कैपिटलिज्म का रोल काफी स्टेबल था, कि वहां पर सरकार का रोल बहुत ही छोटा होता था, कि आपकी मेल डिलीवर करें, डिफेंस पे स्पेंड करें, पर उसके अलावा कोई रोल नहीं होता था सरकार का।
पिछले 100 सालों से वो सिलसिला फिर जारी रहा है, जहाँ कैपिटलिज्म में सरकार का रोल बढ़ता चला गया है। और अब इस हम मोड़ पे पहुंच गए हैं कि आज जो है सरकार का रोल से मुझे लगता है लोग काफी तंग हो गए हैं। जैसे मतलब आप छोटी चीज देखिए कि आज अमेरिका में घर खरीदना एकदम नामुमकिन सा हो गया है। अब कैपिटलिज्म का अल्टीमेट ड्रीम क्या होता है कि आपके पास अपना घर रहे, पर अमेरिका में आज एक घर खरीदना इतना महंगा हो गया है कि जो वहाँ के यंग लोग हैं ज्यादातर वो अब अपने मदर और फादर के घर में ही रहते हैं। अब वो आप सोचो कि उसमें क्या बड़ी बात है, पर उनके लिए तो काफी डिप्रेसिंग बात है ये कि अपने 20s में है वो, और उनका बेसिक ड्रीम है कि मैं अपना घर खरीद पाऊं, पर वो अपना घर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। अब क्यों नहीं कर पा रहे? जैसे मैंने लिखा है किताब में कि सरकार का रोल ऐसे हो गया कि एक नया घर बनाना अमेरिका में आज बहुत ही मुश्किल बात है। इतने सारे रूल हैं, इतने सारे कोडिंग लॉज हैं और सब हैं कि एक नया घर बनाना बहुत ही मुश्किल हो गया। और सरकार का काम होना चाहिए कि वो इस घर बनाने में मदद करें, पर सबसे बड़ी रुकावट आज नए घर बनाने के लिए सरकार की है। आपने एक किताब की ही बात करते हैं, किताब में एक टर्म्स यूज किया है। आपने कहा है कि जो प्रोग्रेसिव लोग हैं वो बार बार ये मजाक उड़ाते थे कि ये जो दरअसल मॉडर्न कैपिटलिज्म है आज का, वो अमीरों के लिए समाजवाद है। हाँ। ये उनका भला कर रहा है। हाँ। उससे गरीबों का कोई लाभ या नए जो बिगनर्स हैं, एक बड़ा महत्वपूर्ण आपने पूंजी के एक तरफा होने का और बेल आउट जिसको हम कहते हैं, भारत के लोग भी अभी इस वाकये से वाकिफ हो चुके हैं कि बैंक्स जो है बड़ी कंपनियों को उनको बेल आउट करते हैं जब कंपनियां बीमार होती हैं। मैं देसी भाषा में आप लोग समझ सकें हमारी बात को, उतना गहनता में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप ये समझिए कि कोई बड़ा कारोबारी है, बड़ा पूंजी है, बड़ा उद्योग है जो डूबने लगा, घाटे में है, तो सरकार क्या करती है? उसको मदद करती है, अपना पैसा देके उसको बचाने की कोशिश करती है। क्यों? क्योंकि लाखों लोग उस कारोबार से जुड़े होते हैं, वो बेरोजगार ना हो जाएं, उद्योग को बचाने की कोशिश करती है। देखने में आइडियली ये बात बहुत अच्छी लगती है कि सरकार की कोशिश है कि लाखों लोगों की नौकरी या हजारों लोगों की नौकरी बच जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं। दरअसल वो जो बेल आउट होता है वो उस पूंजीपति के लिए होता है जो उसमें पैसा लगाया होता है। बार बार ये पूरी किताब में इस तरह के उदाहरणों के साथ बात आती है। आपने रोनाल्ड रीगन और थैचर की मैं कहूँगा कि उनकी थोड़ी तारीफ की है इस किताब में, इसकी क्या वजह थी? नहीं, मैंने मतलब किताब में ये लिखा कि रोनाल्ड रेगन और थैचर 1980s में उनकी रेपुटेशन ऐसी बनी थी कि ये तो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, इनको फ्री मार्केट से बड़ा प्रेम है, और उनकी अगर आप उस टाइम स्पीचेस सुनेंगे तो आपको लगेगा ऐसा था। पर मैंने किताब में दिखाया कि अगर आप उनकी पॉलिसीज देखेंगे तो वो भी कैपिटलिज्म जैसी पॉलिसीज नहीं थी। एक तो कि उनके अंदर गवर्नमेंट का घाटा बढ़ता चला गया इन टर्म्स ऑफ जिसको हम डेफिसिट कहते हैं। रोनाल्ड रेगन और सब, वो डेफिसिट बढ़ता चला गया, तो उन्होंने टैक्स काटे अमीरों के लिए। तो लोगों को लगा कि देखो ये तो अमीरों की मदद कर रहे हैं और ज्यादा पैसा वापस दे रहे हैं लोगों को, तो ये कैपिटलिज्म है। पर जिसमें किताब बताया जो कैपिटलिज्म में अगर आप लोगों का के टैक्सेस काटो तो स्पेंडिंग भी काटनी चाहिए। वो स्पेंडिंग नहीं काटी इन्होंने सिर्फ टैक्स कट काटे। और दूसरी बात मैंने बताया कि जो बेल आउट का जो सिलसिला था ये तो रेगन के अंडर ही शुरू हुआ। जैसे मैं किताब में बताया कि अमेरिका में 1980s के पहले कोई बेल आउट नहीं होते थे। और उसके पहले बहुत ही कम एकाध होते थे। फिर 1994 में 1984 में सबसे पहला बेल आउट हुआ एक बैंक का उधर। उस टाइम रोनाल्ड रेगन ही प्रेसिडेंट थे। उसके बाद ये सिलसिला जारी हुआ कि हर बार कोई परेशानी हुई किसी को तो सरकार ने आके उस कंपनी को बचाने की कोशिश करी। अब ये कैपिटलिज्म नहीं है, यही है कि मतलब इसे लोग बोलते हैं तो सोशलिज्म फॉर द रिच है, समाजवाद अमीरों के लिए है। क्योंकि अगर कैपिटलिज्म का ये होता है कि ठीक है हम आपको पूरी पावर दे रहे हैं, फ्रीडम दे रहे हैं, आप करो जो करना है, पर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है वो आपकी है। फिर सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहती है। पर ये नहीं हो सकता कि आप बोलो सरकार को कि देखिए जब हमारा प्रॉफिट बनेगा वो हमारा,
और जब हमारा घाटा घाटा होगा होगा वो आपका। तो हाँ, तो आपका। तो ये कॉन्सेप्ट से मैं एकदम मतलब सहमत नहीं हूँ। रुचि, आपने एक इस किताब में एक हिस्टोरिकल पूरा बैकग्राउंड लिया है कि हुँ, किस तरह से अमेरिका में जब सरकारें बननी शुरू हुई, वहाँ से आपने शुरू किया है। कारोबार क्या था, अमेरिका की स्थिति क्या थी, आपने फोर्ड का भी ज़िक्र किया है। और किस तरह से बड़ा इंटरेस्टिंग आपने किस्सा कि घोड़ों की जगह जो है वो कारों ने कैसे ली थी। हाँ, और फिर पहला जो बेल आउट है जिसको कह सकते हैं, वो क्या था और फिर बाद में वो कैसे बढ़ता चला गया। हाँ, लेकिन जब मैं इस किताब को पढ़ रहा था, मेरे दिमाग में 2 बातें आ रही थी बार-बार। आपने एक तो बिग स्टेट को एक तरह से कटघरे में खड़ा किया है। हुँ, दूसरा उदाहरण आपके पास पूरा जापान का भी आपने उदाहरण दिया है, सिंगापुर का दिया, जापान का भी। जापान की जो स्थिति थी और इन सब के बीच आपने भारत को छोड़ दिया है। एकदम से भारत की तरफ नहीं देखा है। मैं ये जानना चाहूँगा कि एक तरफ सिंगापुर और जापान का उदाहरण था या कोरिया का, दूसरी तरफ अमेरिका और आप पूरे यूरोप की बात कर रहे थे। और इन दोनों के पैरेलल भारत हम जहाँ पर हैं, जहाँ बात कर रहे हैं, भारत को छोड़ने की वजह क्या थी? आपने हालाँकि टच नहीं किया है इसमें कहीं भी, केवल अपने एक उल्लेख के अलावा, अपने हाँ। ज़िक्र के अलावा, जर्नी के अलावा। और दूसरा, हम कहाँ पे खड़े हैं? भारत इस समय जो भारत है, जहाँ हम लोग बैठे हैं 2024 में, हम कहाँ पे हैं? हम सोशलिज़्म स्टेट में हैं या कैपिटलिज़्म में हैं या कहीं हमारा ट्रांज़िट हो रहा है? एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक बोला कि भारत का अभी ट्रांजिशन हो रहा है। तो इसलिए मैंने भारत के ऊपर इस कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा जिक्र नहीं किया। मैंने शुरू-शुरू में भारत का जिक्र किया कि हमारी ऐसे होती थी समाजवादी नीतियाँ, उसकी वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ। फिर 1991 से हमने काफ़ी रिफॉर्म्स किए और अब हमारा ट्रांजिशन चल रहा है एक ज़्यादा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ। पर अभी हम ट्रांजिट में हैं, तो वो जर्नी अभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो वो किताब मुझे लिखनी पड़ेगी जब हमारी जर्नी थोड़ी ज़्यादा कंप्लीट हो। पर हमारी दिशा जैसे मैंने किताब में लिखा है कि ठीक चल रही है। और इस किताब का इंडिया में मेरा यही लाना है कि हम सीखें कि इन देशों से हम सीखें कि इन देशों ने क्या गलत किया और क्या सही किया। क्योंकि हमारा अभी ट्रांजिशन चल रहा है और हम जो लोग हैं वो एक अच्छी बात है कि काफ़ी लोगों को इधर याद है कि वो जो समाजवादी की नीतियाँ थी, उसकी वजह से कितना नुकसान वो हुआ हुआ। भारत में। तो जैसे अमेरिका के जो यंग लोग हैं, अगर वो सोचते हैं कि उन्हें सोशलिज़्म चाहिए, उन्होंने कभी वो समाजवादी एक्सपीरियंस से उनको को कभी देखा नहीं है, हाँ, महसूस नहीं किया, इसलिए महसूस नहीं उनको किया। लग रहा है कि बहुत आइडियल स्टेट है कि सब लोगों को समान अवसर मिलेगा, समान विकास होगा। हाँ, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि दरअसल जब लाइसेंस राज आ जाता है तो क्या होता है और कंपनियां बढ़ नहीं पाती, मुश्किल उनको किस तरह से होती है। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो गवर्नमेंट की भूमिका है, हुँ, आपने राजनीति पर भी किताबें लिखी हैं और जो पहले की भी किताबें हैं उन पर बहुत बारीक अध्ययन किया है। आपने अपनी किताब में ये लिखा है कि जो बड़े पूंजीपति हैं, जो नेता हैं, हुँ, इनका जो गठजोड़ हुआ है, हुँ, वो अल्टीमेटली इंडस्ट्रीज़ को भी नुकसान पहुँचा रहा है, मार्केट को भी पहुँचा रहा है और कॉमन मैन को भी पहुँचा रहा है। हुँ। मैं जो समझ पाया हाँ, इस बिल्कुल ठीक बात है। किताब हाँ, से, मेरी समझ थी कि ये जो गठजोड़ है, आखिर इसका सब्स्टिट्यूट क्या देख पाते हैं आप? ये क्या सिचुएशन कभी बदल पाएगी? क्योंकि जिसके पास पूँजी है, जो सरकार चला रहा है, सत्ता भी उनके पास है, बाज़ार भी उनके पास है, पूँजी भी उनके पास है। तो क्या ये हालात बदल पाएँगे? हाँ। आप क्या देखते हैं? हाँ, तो ये एकदम बहुत अच्छी बात करी क्योंकि जैसे मैंने किताब में लिखा है कि जो कैपिटलिज़्म है, हमें लगता है कि ये प्रो बिज़नेस होना चाहिए। मेरा मानना है कि कैपिटलिज़्म को प्रो कॉम्पिटिशन होना चाहिए और इसमें बहुत बड़ा अंतर है कि प्रो बिज़नेस और प्रो कॉम्पिटिशन में क्या अंतर है। प्रो कॉम्पिटिशन कैपिटलिज्म में मतलब होना चाहिए कि हर 5, 10, 15 साल नई कंपनियां उभर के आए और नई कंपनी ऊपर आए। अगर वही कंपनियां ऊपर रहें तो वो कैपिटलिज्म नहीं है क्योंकि कैपिटलिज्म का असली मतलब होता है कि अगर किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी कंपनी बहुत ही ज़्यादा मुनाफा कर रही हो तो और लोगों को आके वो मुनाफा कम करना चाहिए और वो मुनाफा खुद अपने आप बँटना चाहिए। बटना चाहिए। पर अगर बहुत मुनाफा किसी के पास कॉन्सेंट्रेट हो रहा हो तो वो कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है। क्योंकि मतलब उनका है कि वो फिर वो अपना पैसा लेके
बहुत कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसे मैंने किताब में लिखा है कि जो अमेरिका में आज हो रहा है कि वहाँ पर 5 या 6 कंपनियां हैं जो पूरा डोमिनेट ऐसा कर रही हैं कि उनका डोमिनेशन अब ग्लोबल हो रहा है। माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, फेसबुक हो। तो ये कैपिटलिज्म के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप कैपिटलिज्म का इतिहास देखें पिछले 100 साल में, तो हर 10 या 15 साल अगर आप देखें, जो दुनिया भर में सबसे 10 टॉप कंपनीज होती थी, हर 10 साल में 8 या 9 कंपनीज का बदलाव होता था। पर पिछले 15-20 साल में क्या हो रहा है कि वही कंपनियां जो पिछले 10-15 साल में सबसे हावी थी, वही कंपनियां आज डोमिनेट कर रही हैं, और ये अच्छी बात नहीं है। तो मैंने इसका बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। अब इंडिया की स्टोरी हमेशा थोड़ी मिक्स रहती है। जैसे बताया कि इंडिया के बारे में आप जो भी कहो उसका उल्टा भी सही रहता है। और इसकी बात क्यों, जैसे इंडिया में भी मतलब काफ़ी बात होती है कि यहाँ पर 2 या 3 अरबपति बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। पर अगर आप इंडिया में देखें आज, तो इंडिया में आज 200 से ज़्यादा बिलियनियर हो गए हैं। अब ये अच्छी बात इंडिया की ये है कि बहुत सारे नए बिलियनियर आए हैं इंडिया में, और नए सेक्टर्स में आए हैं जो पहले कभी होते नहीं थे। तो इसलिए जो इंडिया का है वो थोड़ा मिक्स्ड है कि हाँ, ये सही बात है कि ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि यहाँ पर जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट है वो डोमिनेट कर रहे हैं। पर अगर आप इंडिया की स्टोरी देखें तो काफ़ी और बिलियनियर उभर के आए हैं पिछले 5-10 साल में। और अच्छी बात है कि वो आए हैं उन सेक्टर्स में जहाँ पर सरकार का रोल ज़्यादा ना हो। जैसे अगर बिलियनियर आते हैं उन सेक्टर्स में जहाँ पर सरकार का रोल ज़्यादा है, तो थोड़ी मतलब शक की बात रहती है कि उन्होंने सरकार से मिलजुल के अपना वेल्थ बढ़ाया है। और वो सेक्टर होते हैं जैसे रियल एस्टेट हुआ, जहाँ पर आपको लैंड की ज़रूरत है, माइनिंग हुई, ये सरकार के काफ़ी रहते हैं। पर अगर टेक्नोलॉजी में हुई, मैन्युफैक्चरिंग में हुआ, फार्मास्यूटिकल जैसे सेक्टर में अगर आपके अरबपति आ रहे हैं, तो उसका मतलब ये अच्छी बात है, क्योंकि उन सेक्टर्स में सरकार का रोल काफ़ी कम रहता है। और इंडिया की अच्छी बात ये है, भारत की बात, कि पिछले 5-10 साल में काफ़ी जो हमारे अरबपति उभर के आए हैं वो उन सेक्टर से आए हैं। आपने अपनी किताब में दुनिया में जो नुकसान वाले दौर थे, आर्थिक संकट वाले हालात थे, उनका बड़ा विस्तार से ज़िक्र किया है, वर्ल्ड वार से लेके और हाल के दशक तक जो आखिरी अमेरिका में समस्या पैदा हुई, आर्थिक संकट, जिससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई। तो भारत कुछ कम प्रभावी रहा, उसके अलग कारण थे, उसको आप जानते भी हैं और हमारे दर्शक भी जानते होंगे। मैं ये सवाल मेरा है कि क्या ये जो पूंजीवाद में जो विकास कर रही हैं कंपनियां, और जो आपने पुस्तक की शुरुआत ही मुझे लगता है रीगन के इस उससे की है, जो उन्होंने शहरों को लेके और बड़ी बिल्डिंगों को और चौड़ी सड़कों को लेके और एक आइडियल स्टेट, जैसे प्लेटो का आइडियल स्टेट था, उस तरह की कल्पना की है कि ऐसे शहर होंगे जहां सारी सुविधाएं होंगी, हर आदमी फेयर काम कर रहा होगा, हर आदमी खुशहाल होगा, कोई संकट नहीं होगा। और उससे शुरुआत की है पहले चैप्टर की, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। आपको क्या लगता है, ये जो अभी के समय में जो बाजार है, जिसको शेयर मार्केट हम कहते हैं, जो बड़ी कंपनियों को बेल आउट वाली जो कल्चर डेवलप हुई है, हम अमेरिकी समाज इस तरफ जा रहा है कि उनको समाजवाद चाहिए, क्योंकि उनको पता नहीं है कि समाजवाद की क्या कठिनाइयां थी। भारतीय समाज अभी संक्रमण ट्रांजिट फेज में है। दूसरी तरफ जापान का सिस्टम, जापान का पूरा आपने उदाहरण दिया है किस तरह से वहाँ एक तरह से कोलैप्स हो गई वहाँ की इकोनॉमी, जो कि बहुत तेजी से, एक समय ये था कि 90s के बाद, मतलब 2000 से पहले तक वो अमेरिका को फंडिंग करने की सिचुएशन में थे, और उनकी क्या स्थिति। ये जो पूरी दुनिया में अलग अलग ढंग से इकोनॉमी वर्क कर रही है, क्या कोई यूनिवर्सल फ्रेम बन सकता है जिससे सारे लोग बूस्ट करें? हाँ, तो 2 चीज़। एक तो जैसे किताब में समझाया कि अमेरिका की इकोनॉमी ने, अगर आप ऊपर-ऊपर से देखें, तो काफ़ी ठीक किया है पिछले 10-15 साल में। पर प्रॉब्लम अमेरिका में ये है कि वहाँ पर 2/3 लोग बोल रहे हैं कि वो अपने कंडीशन से नाखुश हैं, और वो चाहते हैं कि कोई मेजर चेंज हो, रेडिकल चेंज हो। तो वो प्रॉब्लम है, और इसलिए मैंने किताब में पूरा एनालाइज़ किया कि वो क्या-क्या प्रॉब्लम्स हैं और वो क्यों हुई हैं। पर मैंने एक चैप्टर किताब में लिखा है कि वेयर डज़ कैपिटलिज्म वर्क टुडे,
कि आज कैपिटलिज्म देखो तो वो कौन से देश हैं जहाँ कैपिटलिज्म सही दिशा में जा रहा है और लोग खुश भी हैं। अब और सबसे मैंने उसका उदाहरण नंबर 1 दिया है स्विट्जरलैंड का, कि ये जो है दुनिया की आज सबसे अमीर इकोनॉमी है। अगर आप पर कैपिटा इनकम जैसे पूरा पॉपुलेशन को डिवाइड करें कि उनकी इनकम से, तो दुनिया में नंबर 1 नेशन अमेरिका से भी मतलब 30% ज़्यादा अमीर पर कैपिटा इनकम बेसिस पे स्विट्जरलैंड है। और वो भी अगर आप देखें तो जो टॉप 5 कंट्रीज है दुनिया में, जब सर्वे लेते हैं कि लोग जहाँ सबसे खुश हैं, तो वहाँ पर भी स्विट्जरलैंड टॉप 5 कंट्रीज में आता है। तो इसलिए मैंने उस मॉडल को देखा है कि वो क्या कर रहे हैं जिससे बहुत अमीर भी हैं और लोग खुश भी हैं। जैसे अमेरिका में थोड़े लोग अमीर हैं पर बहुत लोग नाखुश हैं। और हमारी और जो और देश हैं, मतलब वहाँ पर भी जैसे जापान है, पिछले 20 साल में उनकी कोई भी एडवांसमेंट नहीं हुए, तरक्की बहुत ही लिमिटेड हुई है, और इसलिए मतलब लोग ज़्यादा खुश भी नहीं हैं। तो मैंने वो उदाहरण दिया स्विट्जरलैंड का। अगर आप वहाँ देखें तो वहाँ सरकार का भी रोल रहता है। जैसे मैंने किताब में लिखा है कि सरकार का रोल किसी मतलब इकोनॉमी रहना बहुत इम्पोर्टेंट है, पर वो कितना रोल रहना चाहिए, मेरे ख्याल से वो हमें ऐसे देश दिखा रहा है जैसे स्विट्जरलैंड दिखा रहा है। उसके अलावा मैंने ताइवान की भी बात करी है और मैंने वियतनाम की भी बात करी है, थोड़े डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में, कि जैसे वियतनाम देखें तो वो अब जा रहा है उस दिशा में जो चीन गया था 30-40 साल पहले। और ताइवान की बात करें तो वो थोड़ा बीच में आता है। जैसे स्विट्जरलैंड बहुत अमीर देश है, ताइवान कोई बीच में है, और वियतनाम तो अभी उभर के आ रहा है। तो ताइवान की मैंने बात करी कि वहाँ पर भी जो सरकार है वो इतना पैसा खर्च नहीं करती, पर लोग बहुत खुश हैं कि सरकार उनसे कैसे व्यवहार करती है और क्यों करती है। और मैंने वहाँ लिखा है कि टेक्नोलॉजी का वो बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं। टेक्नोलॉजी लेके जैसे पेंडेमिक में भी अभी जब वायरस हुआ था तो उनकी बहुत तारीफ हुई थी, क्योंकि वो दे वर एबल टू हैंडल इट वेरी वेल। क्यों? क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उनको मालूम है कि किस आदमी को क्या पहुंचाना है और किस टाइम पे क्या हो रहा है। तो वो गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी कैसे अच्छा यूज़ करके इतना पैसा खर्च नहीं करे और आउटकम बेटर रहे। वेस्टर्न सोसाइटीज़ की ये बात मुझे आज रहती है कि अगर आप उनका आज देखें, जैसे अमेरिकन सरकार देखें और सब, उनका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना है ही नहीं जितना ताइवान, सिंगापुर जैसे देशों का है। तो इसलिए मैंने इन 3 देशों के बारे में लिखा है, स्विट्जरलैंड, ताइवान और वियतनाम। इनका उदाहरण दिया है कि कैसे ये देश आगे बढ़ रहे हैं और लोग खुश भी हैं। लेकिन रुचि, मैं आपको एक बात बहुत साफ बताऊं, जब मैं पढ़ रहा था व्हाट वेंट रॉन्ग विद कैपिटलिज्म, मुझे बराबर ये लगता रहा कि बिग स्टेट के खिलाफ आप हो। बिग स्टेट के खिलाफ जो वजहें आपने उसका कारण दिया है कि बिग स्टेट्स जो है वो छोटे स्टेट्स की तुलना में, जैसे स्विट्जरलैंड की भी बात की, वियतनाम की भी, सिंगापुर की बात हम कर चुके हैं, ताइवान की बात की, ये सारे छोटे स्टेट हैं। क्या अब ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है कि बिग स्टेट आखिर जाएंगे कैसे, और कैसे वो अपनी इकोनॉमी को इस तरह से मॉनिटर कर सकें कि जो फेयर है, जैसे ताइवान है या वियतनाम प्रोग्रेसिंग कर रहा है या स्विट्जरलैंड है, उस तरह की सिचुएशन हो सके? क्या ये पॉसिबल है? नहीं, तो जैसे मैंने किताब में समझाया कि जब तक कोई देश किसी क्राइसिस से नहीं गुजरे तो वो कोई बदलाव नहीं आता, तब तक वही दिशा में वो चलता रहता है। पर मेरा किताब का सबसे बड़ा एम क्या है, वो तो है कि पहले तो दिखाएं कि मतलब प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि आप अमेरिका में करेंगे और भारत में भी बात करेंगे तो लोग अभी तक को समझ नहीं आ रहे कि लोग इतने नाखुश क्यों हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर तो सब ठीक दिखाई देता है। तो मैंने एनालाइज किया कि लोग इतने क्यों नाखुश हैं और इसकी वजह क्या है, और इसलिए मैंने 300 साल का इतिहास दिखाया इधर कि क्या क्या कैपिटलिज्म किस किस फेज से गुजरा है और कहाँ गलतियां हुई हैं, और सरकार का रोल आज कितना बढ़ गया है। तो पहले तो वो है कि आप लोगों को दिखाओ कि क्या हुआ, और दूसरी बात है कि सबसे बड़ा चेंज कब आएगा। सबसे बड़ा चेंज जब वो आएगा, और मैंने इधर भी काफ़ी देशों का एग्जाम्पल दिया है। जैसे मैंने ग्रीस की बात करी 10 साल पहले, उसके पहले मैंने स्वीडन की बात करी 1990s में,
अब इंडिया की भी बात देख लिए कि हमारा बड़ा चेंज 1991 के बाद आया, जब हम और वो क्यों आए, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, हमें बाहर जाके अपना सोना मतलब देना पड़ा, और उसके बाद चेंज आना शुरू हुआ। तो अमेरिका का भी मुझे वही हाल लगता है कि जब तक वहाँ पर कोई ऐसी क्राइसिस ना आए जहाँ सरकार ये अपनी जो पॉलिसीज़ हैं उससे उनको हटना पड़े, ये मतलब जो प्रोसेस है चलता चला जाएगा। और इसलिए मुझे ये किताब अभी लिखनी थी कि जब तक ये थोड़ा ज़्यादा ही चले, कम से कम कोई मैं लिखे तो सही कि मतलब प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि अगर आप आज देखेंगे तो सारे लोग ऐसे किताब लिखते हैं कैपिटलिज्म पर वो लिखते हैं कि जो कैपिटलिज्म है वहाँ पर बहुत ग्रीड है, इमोरल है, और कैपिटलिज्म की वजह से लोग नाखुश हैं। पर और इसलिए सरकार को और करना चाहिए गरीबों के लिए और मिडिल क्लास लोगों के लिए। मैं बोल रहा हूँ कि सरकार का रोल इतना बढ़ा है पिछले 50-100 सालों में, और इतने बढ़ने के बाद आज लोग इतना नाखुश हैं। तो ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं और इतने खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, तो ये कैसे मैं ये पूछूं आपसे कि रुचिर, ऐसा तो नहीं कि आप अमेरिकी इलेक्शंस को प्रभावित करना चाहते हैं अपनी किताब से? ये मतलब मुझे इसका कोई मतलब सेल्फ इम्पोर्टेंस नहीं है कि कोई भी एक आदमी प्रभावित कर सके। पर यह बात ज़रूर है कि मैंने किताब इसलिए निकाली अभी कि लोग इसको पढ़ें, क्योंकि अगर आप सुनेंगे आज कमला हैरिस की बात और ट्रंप की बात भी सुनेंगे, तो वो ज़्यादातर उनकी सारी पॉलिसीज यही रहती है कि सरकार को ये करना चाहिए। ट्रंप बोल रहा है कि उनको टैरिफ और डालना चाहिए और बड़ी कंपनियों को तोड़ना चाहिए, और कमला हैरिस है, उनका पूरा प्लान यही है कि सरकार को चीन से लड़ने के लिए और मतलब ये पैसे खर्च करने चाहिए, और हमें गरीबों के लिए इतना करना चाहिए। पर इतना सारा उनका डेफिसिट है, जैसे मैंने समझाया किताब में कि उनका जो बजट डेफिसिट जो इंडिया में भी हम देखते हैं, वहाँ पर तो उनका बजट डेफिसिट इंडिया से भी ज़्यादा है, और उनकी जो गवर्नमेंट की डेट है वो मतलब वो भी इंडिया से ज़्यादा है। तो ये स्थिति मेरे ख्याल से समझानी बहुत इम्पोर्टेंट है कि you're already at a point of no return। आपने ज़ॉम्बी फर्म्स की बात की है, कंपनियों की बात की है, और वो बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि सरल भाषा में समझाएं कि आखिर ये कंपनियां क्या हैं और इनसे नुकसान दरअसल क्या हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये मेरा किताब का एक फेवरेट चैप्टर है। तो मैंने इसमें समझाया है कि ये जो टर्म ज़ॉम्बी है, ये टर्म 1990s में काफ़ी पॉपुलर हुआ था, क्योंकि उस टाइम जैसे आपने बताया कि जापान की जो इकोनॉमी थी वो बहुत अच्छा कर रही थी 1980s तक। 1990s में जापान की इकोनॉमी गिरना शुरू हुआ उनका। अब जब ये इकोनॉमी गिर रही थी तो बहुत कंपनीज को भी डिफ़िकल्टीज आ रही थी, तो सरकार ने बहुत ही चीप लोन्स उनको दिए, सस्ते में लोन दिए और बेल आउट करे कि जैसे ये कंपनियां बिजनेस में रहें और ये बंद ना हो जाए। तो ये टर्म आया था ज़ॉम्बी कंपनीज, क्योंकि ये है कंपनीज जो जिनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है बहुत ही पुअर है, और ये टर्म था कि ये कंपनीज ऐसी हैं जो 3 साल तक लगातार 3 साल तक इनकी आमदनी इतनी भी नहीं है कि वो अपना कर्जा चुका सके। तो 3 साल तक उनको वापस मार्केट में जाके या बैंक से जाके लोन लेना पड़ा। तो ये टर्म पॉपुलर हुआ था। ये ज़ॉम्बी कंपनीज हैं कि ये कंपनीज का कोई अपने आप खुला रहना नामुमकिन है, और इनको सरकार या बहुत ही चीप लोन्स की ज़रूरत है, जैसे ये चले रहे। उस टाइम जैसे मैंने समझाया कि जो अमेरिकन मीडिया था वो इन कंपनीज की मजाक उड़ाता था कि मतलब ये देखो, ये जापान में ये होता है और अमेरिका का सिस्टम ऐसा नहीं है। उस टाइम जो है अमेरिका में कोई ज़्यादा ज़ॉम्बी कंपनीज नहीं थी। आज देखिए क्या हुआ है, आज अमेरिका में 20% कंपनीज ज़ॉम्बी कंपनीज कहलाती हैं। तो ये क्या हुआ है और इससे क्या नेगेटिव इफेक्ट है कि अगर आप इतनी सारी खराब कंपनीज को अगर आप जिंदा रखें, तो जो और कंपनीज हैं वो मतलब अंदर मार्केट में नहीं आ सकती, क्योंकि ये कंपनीज उधर अभी तक हैं। अब कैपिटलिज्म का नेचुरल प्रोसेस रहता है कि जो खराब कंपनीज हैं वो निकलें और नई कंपनीज उभर के आए। पर अगर वही 20% कंपनीज ऐसी हैं जो
इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं, तो उसकी वजह से इतनी सारी नई कंपनीज अंदर नहीं आ पा रही, और जो नए लोग हैं तो उनको तो लगता है कि बिजनेस करना इतनी मुश्किल बात है आज, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज हैं जो अभी सरकार या बहुत ही इजी मनी है उसकी वजह से अभी तक जिंदा है, तो हमारा चांस मिल नहीं रहा। रुचि, एक सवाल मैं थोड़ा उल्टा पूछ रहा हूँ। चलिए। आपने अपनी किताब में ये कंक्लूजन देने की कोशिश की है कि दरअसल जो गवर्नमेंट्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो आज के डेट में उनकी नीति है, उसके चलते वो एक तरह से गारंटी देने की कोशिश करती है, और जो समाज के 3 पक्ष हैं बड़े, उनमें से अमीरों को बेल आउट करने की कोशिश कर रही है, मध्य वर्ग के लिए वो कहती है कि तुमको जो गारंटी जो तुमको चाहिए उसके लिए काम कर रही है, और पुअर्स के लिए वेलफेयर की कोशिश करती है, जो योजनाएँ बनाती है, वो एक तरह से ये कल्याणकारी। आइडियल स्टेज में ये कोई बुरी बात तो नहीं लगती है? अगर मान लीजिए किसी को ज़रूरत है, वो अमीर है और उसको आवश्यकता पड़ गई कहीं से गवर्नमेंट के लेवल पर मदद हो जाए। मध्य वर्ग आखिर 24 घंटे नौकरी करता है, किस लिए? कि उसकी स्थिति थोड़ी सुदृढ़ हो, तो अगर वो कोई राइट की डिमांड करता है तो कोई बुरी बात नहीं। और जो गरीब है, आखिर हमारे पड़ोस का जो हमारी, अगर हम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को देखें तो दुनिया के सारे धर्मों में ये है कि अपने गरीब की जो है उसकी मदद करो। तो आइडियल लेवल पे आप ये कह रहे हो कि कैपिटलिज्म का ये बैड इम्पैक्ट है कि वो ये 3 पार्ट पे काम कर रहा है, कि अमीरों को बेल आउट करने की कोशिश कर रहा है, मध्य वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहा है कि तुम्हारे जो राइट्स हैं टैक्स कट ये वो करने की कोशिश कर रहा है, और गरीबों के लिए ये कह रहा है कि सारा पैसा दो ताकि इनका भला हो। हो कुछ नहीं रहा है तीनों में, केवल एक पार्ट, अगर मैं इस किताब पर गलत नहीं हूँ तो एक पार्ट पर भला हो रहा है, लेकिन पूरी सोसाइटी जो है वो डिमोलिश एक तरह से, वो स्ट्रक्चरल नुकसान हो रहा है। हाँ। बुराई क्या है इसमें, अगर स्टेट करने की कोशिश कर रहा है इन तीनों को सब खुश? हाँ, तो जैसे आपने मतलब इधर बताया कि अगर आप इतने लोगों को खुश कर रहे हो, तो लोगों को मतलब खुश होना होना चाहिए। चाहिए, होना हाँ, चाहिए। होना चाहिए, पर यही प्रॉब्लम रहती है कि जब आप सबको खुश करने की कोशिश करो, तो आप जाके उससे नुकसान ज़्यादा होता है। जैसे अगर आप देखो, और मैंने सारे सर्वे कोट करे हैं, कि अगर आपके 2 तिहाई लोग बोल रहे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ इतना सारा काम होने से, और ये पहले नहीं होता था, जब सरकार का रोल ज़्यादा छोटा होता था 30-40 साल पहले, तो लोग ज़्यादा खुश होते थे। तो कुछ हुआ है इधर हाँ, वो कि सरकार का रोल ज़्यादा बड़ा है, और लोग भी ज़्यादा नाखुश हुए हैं। क्यों? अगर आप इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले लें अपने आप पे, तो आपके जो आउटकम है वो भी इनएफिशिएंट हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास इतना पैसा नहीं है, और अगर आपके पास पैसा भी है तो आप उसको ठीक तरह खर्च नहीं कर पाते। तो कुछ हुआ है इधर कि सरकार का रोल इतना इतना बड़ा है, और जैसे मैंने किताब में समझाया कि सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये थोड़ी टेक्निकल बात है, और आप तो इसको समझा पाएंगे अपने व्यूअर्स को, कि जो सबसे इम्पोर्टेंट जो ड्राइवर रहता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, वो होता है प्रोडक्टिविटी, कि आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी है। अब वो प्रोडक्टिविटी अमेरिका और पूरे वेस्टर्न सोसाइटी में पिछले 30-40 साल से गिरती आ जा रही है। अगर आपकी प्रोडक्टिविटी गिरती आ जा रही है, तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ भी कम होती जाती है। जैसे अमेरिका भी 1950 और 60s में 3 या 4% उसकी ग्रोथ रहती थी, अब वो घट के 1 या 2% रह गई है। और इसका बड़ा कारण ये है कि जो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है वो कम हुई है। अब क्यों होती है? अगर आप नई कंपनीज को अलाउ नहीं करो अंदर आने के लिए, और वही पुरानी कंपनी चलती रहें, तो जो इकोनॉमी में जो पूरी एफिशिएंसी रहती है वो कम हो जाती है। तो इसके कॉन्सिक्वेंस रहते हैं। अगर जिंदगी इतनी आसान थी कि आप सबको पैसा दे दो और सबको बोलो कि मैं सरकार हूँ, माई बाप है, हम आपकी पूरी देख रेख करेंगे, देख रेख करेंगे, तो जो सोशलिज्म और कम्युनिज्म है वो मॉडल सक्सेसफुल होने चाहिए, पर ऐसा तो होता नहीं है। पर अभी जो अमेरिका में देख रहे हैं, तो वो दोनों चीज हो रही है कि एक तरफ तो पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है, सरकार का रोल बढ़ता चला जा रहा है, और लोग नाखुश भी हैं। रुचिर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने बहुत अच्छे ढंग से बातों को समझाया। जो आर्थिक असमानता है दुनिया में, वो मानव अस्तित्व में हमेशा से रही है, और
रुचिर ने कहीं कहा था 1872 में, जो अमेरिका में राष्ट्रपति पद की पहली उम्मीदवार थी विक्टोरिया वुडहुल की, एक बात कही थी कि उनका कहना था कि जब कुछ लोगों के पास अकूत संपत्ति होती है तो उससे ये साबित नहीं होता कि वो देश बहुत अमीर है या रिच है या समृद्ध है, बल्कि सामान्य लोगों के बीच जब संपत्ति का ऐसा बंटवारा हो कि हर आदमी खुशहाल हो, प्रॉस्परस हो, समृद्ध हो, तब देश समृद्ध होता है। देश किसी एक वर्ग के समृद्ध होने से, अमीर होने से अमीर नहीं होता। रुचिर ने ये बात बार-बार कहीं कोट की है, कहीं लिखा भी है और लगातार ये बने रहते हैं। अब इस किताब से हट के थोड़ी बात करते हैं। अ, आपकी जो दूसरी किताबें हैं, दुनिया के तमाम बड़े लोगों ने, मतलब जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने आपको टॉप यंग लीडर्स चुना था। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन ने आपको शीर्ष वैश्विक विचारकों में एक रखा था। भारत में भी आप 25 चतुर भारतीयों में शुमार किए गए। ब्लूमबर्ग ने आपको 50 सबसे प्रतिभाशाली लोगों में करार दिया। रुचिर को एक ऐसा बच्चा जो 70s के दशक में भारत में ऐसे देश में पैदा हुआ जब समाजवाद भी लड़खड़ा रहा था और पूंजी का कोई स्रोत नहीं था, तब दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों में जाकर और ख़ासकर उन कंपनियों से जुड़ के जो दुनिया में व्यापार का आवागमन, व्यापार कैसे हो, वाणिज्य कैसे हो, उनको देखती हैं। वहाँ पे एक बड़ी भूमिका के बाद जो इतने सारे आपको विशेषण मिलते रहे हैं, उनके लिए आपने कितनी मेहनत की और जो यंग पीढ़ी है, वो क्या कुछ करे कि वो कल को रुचिर शर्मा बने अपने क्षेत्र में? अब मुझे मालूम नहीं कि उनको क्या, जैसे मेरी एक कहावत है जो मैं हमेशा लोगों को समझाता हूँ कि जब वो अगर उनको लगता है कि मुझे ऐसा बनना है, दैट वी ऑफन कंपेयर आवर इनसाइड्स टू अदर पीपल्स आउटसाइड्स। इसका मतलब कि आप लोगों को मालूम है कि मेरे अंदर क्या हो रहा है, आपको लगता है बाहर-बाहर से सब ठीक है। मेरे ख्याल से कि आप कैसे करो कि आप अंदर से भी खुश हो, सिर्फ बाहर से सक्सेसफुल नहीं हो। मेरे ख्याल से ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है सक्सेस की। पर मेरी सबसे इम्पोर्टेंट, मैं अपनी समझता हूँ कि मैं इस बात में काफ़ी लकी था कि मुझे कोई जब मैं 15-16 साल था, तब से मुझे मालूम था कि मुझे ज़िंदगी में करना क्या है। और वो मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स में, उसके बारे में लिखने में और उससे कैसा पैसा बनाया जाए। और मैंने सिर्फ वो फिर जाके परस्यू करा, और जो पढ़ाइयाँ थी उसमें मुझे और कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट था कि इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट था और उसको कैसे कन्वर्ट किया जाए कि उससे पैसे कैसे बने, मुझे बस ये था। और लिखना मेरा सबसे बड़ा प्रेम है। मैंने पिछले 1991 में मेरे सिलसिला शुरू हुआ और अभी 33 साल हुए हैं। उसके बाद कभी भी एक महीना नहीं गया है 33 सालों में जब मैंने कोई आर्टिकल किसी अखबार के लिए नहीं लिखा हो। क्या बात! तो मेरे लिए वो जो डिसिप्लिन है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है। डिसिप्लिन की बात इसमें मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसी दो या चीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस रखें, वो मेरे लिए लाइक इम्पोर्टेंट है। पर मैं बता दूं कि ये सब आसान नहीं है और मुझे भी इससे हमेशा डील करना पड़ता है इंटरनल टर्मोइल से, कि अभी मतलब मैं खुश हूँ, ना खुश हूँ, और कैसा और क्या हो सकता था। डर हमेशा लगता है। जैसे मैंने जब लिखना शुरू किया था, इंडिया में मैंने लिखना शुरू किया था जब मैं 17 साल का था, तो मुझे बहुत डर था कि किसी को मालूम होगा कि मेरी असली उम्र क्या है और मुझे मतलब बोलेंगे आप इधर से जाइए। हाँ, क्योंकि मैंने उस टाइम, जैसे मैं अखबार लिख रहा था इकोनॉमिक टाइम्स, उस टाइम उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस और इम्पैक्ट होता था, और अपना ही कॉलम इकोनॉमिक टाइम्स में 1990s में रखना काफ़ी मुश्किल बात थी। 17 साल की उम्र में। हाँ। रुचिर बचपन से ही बहुत प्रतिभावान और अनुशासन प्रिय रहे हैं। एक चीज़ और आपके बारे में इंटरेस्टिंग कि 1998 के बाद से आपने भारत के लगभग हर चुनाव में और कई बार राज्यों के चुनाव में भी लगातार दौरा किया है। और ये किताब डेमोक्रेसी ऑन द रोड जो है वो आपके उसी 25 साल के अनुभवों का है। उसमें पहले आपने 3 दोस्तों के साथ शुरुआत की और फिर उसमें बाद में 20 रेगुलर आपके साथी हो गए और फिर कुछ गेस्ट को भी बुलाते हैं।
तो एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि भारतीय राजनीति के ऑन ग्राउंड जिसको रियलिटी को पाने के लिए आपके दिमाग में ये कैसे आया? आप तो न्यूयॉर्क में बेस हो गए थे, भारत में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, उस पर आपकी रुचि कैसे हुई? हाँ, क्योंकि जैसे मैं बताया कि आई ग्रू अप लाइक इन इंडिया कंप्लीटली ना, तो मेरे पहले 20 साल इंडिया में थे और मुझे इंडिया में मेरा हमेशा प्रेम इंडिया से रहा है। मैं अमेरिका गया हूँ टू परस्यू माय करियर, पर मेरा जो हार्ट है वो हमेशा इंडिया में रहा है। जैसे आज मुझे लोग बोलते हैं कि अमेरिका में इलेक्शन हो रहा है, चलो हम घूमते हैं पता करने के लिए कि अमेरिका में क्या होता है। मुझे उसमें कोई रुचि दिलचस्प नहीं है। हाँ, कोई ज़्यादा रुचि नहीं। हाँ, मैं फॉलो कर रहा हूँ इलेक्शन में क्या हो रहा है, पर वो मतलब दिमाग से फॉलो कर रहा हूँ। दिल से जो है वो मैं सिर्फ इंडियन इलेक्शन फॉलो करता हूँ और वो मेरा हमेशा पैशन रहा है। तो इसलिए मैंने 1998 में एक ग्रुप फॉर्म किया कि हम चुनाव के टाइम, अगर आपको मालूम होगा दैट एज दे से दैट इंडिया कम्स अलाइव, कि जो इंडिया में भारत में चुनाव के टाइम होता है वो और किसी टाइम आपको देखने नहीं मिलता। जैसे लोगों में इतना सारा डिबेट, ओपिनियन, ये ट्रू डेमोक्रेसी है। और दूसरी बात है कि भारत बड़ा देश है और इतनी ज़्यादा जगह है भारत में जो मैं कभी विजिट नहीं करूँगा। जैसे इसकी वजह से मैं चंपारण गया हूँ, बेतिया गया हूँ, नालंदा गया हूँ और या मदुराई या विजयवाड़ा, ये सब जगह मुझे घूमने को मिला है। और लोगों से बात करना कि वो क्या सोच रहे हैं, देखना कि वो भारत कैसे चेंज हो रहा है, तो मेरे लिए ये जर्नी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने इन 25-26 सालों में अब तक 31 इलेक्शन ट्रिप्स किए हैं, 31 इलेक्शन ट्रिप किए हैं। क्या बात है! और वही ग्रुप रहता है, लगभग कोई 20 लोग हैं हम। और एक कॉमन क्राइटेरिया है कि हम सब चुनाव में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं और हम सब लोग लेखक हैं या मीडिया से किसी ना किसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो ये ट्रिप मैंने किया और मैंने इस मई में भी वापस इंडिया में आया था मई में, और हमने 2000 किलोमीटर का ट्रिप किया था, विजयवाड़ा से शुरू करके मुंबई तक। और उसके बारे में मैंने बहुत लिखा भी था उसके बारे में। पर ये जो किताब मैंने लिखी थी ये मैंने 5 साल पहले लिखी थी, 2019 के चुनाव के पहले, क्योंकि तब तक मेरे 25 से ज़्यादा ट्रिप हो चुके थे एंड आई वाज कीन कि मैं ये सारे ट्रिप्स को कैप्चर करूं और लोगों को बताऊं कि मेरे नज़र से इंडिया कैसे लगता है। रुचिर, एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल सवाल होगा आपके लिए, थोड़ा कठिन शायद, मुझे नहीं मालूम कि आप कैसे लेंगे इसको। आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों से बातचीत भी की है, उनका साक्षात्कार भी लिया है और दोनों का जो बदलाव है जब से आप राजनीति को कवर कर रहे हैं, देखा होगा। आज के समय में दोनों को अगर मैं डिफाइन करने को कहूँ तो कैसे करेंगे आप? हाँ, तो आई थिंक दैट मोदी का जो, और मैंने ये 2024 का जो भी इलेक्शन हुआ था उसके पहले भी लिखा था, जब मैंने पूरा ये अपना इलेक्शन ट्रिप किया था 31, दैट देयर इज नो मोदी वेव। ये मेरा आर्टिकल मैंने लिखा था उस टाइम। और मेरा ये मानना था कि 10 साल बाद लोगों में अब थोड़ी थकान आ गई है। कोई ज़्यादा नाराज़गी भी नहीं है, पर थोड़ी थकान आ गई है कि हमने इस लीडर को काफ़ी देख लिया है अब। और ये थोड़ा मन अब लोगों में आ रहा है कि दो चीज़, एक तो लोग चाहते हैं कि हमारे जो लोकतंत्र है वो एक बहुत एक तरफा ना हो जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो अब थोड़ा राहुल गांधी को ज़्यादा पुश कर रहे हैं। ये लोगों से हो रहा है मुझे लगता है। राहुल गांधी में लोग बोलते हैं बहुत अंतर आया है, अ, हमने उनको 20 साल से देखा है, मुझे इतना अंतर नहीं दिखाई दे रहा। पर मुझे लग रहा है कि जो लोग हैं अब वो चाहते हैं कि थोड़ा कुछ नया देखें। तो इसलिए वो उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉप कर रहे हैं। और मोदी जी से मतलब उनको काफ़ी टाइम से देखा है, गुजरात में तो देखा ही था, पर 10 साल प्रधानमंत्री के देखने के बाद अब थोड़ा लोगों को थोड़ी सी थकान महसूस हो रही है। ये मुझे देखने में आया जब हम पूरा इंडिया घूम कर आए थे। तो यही मुझे लग रहा है। तो अब मोदी जी इसको कैसे रिएक्ट करेंगे, क्योंकि क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा देखा नहीं है। 20 साल तक वो उनको मतलब पूरा पहाड़ मिला है और बहुत लोकप्रिय रहे हैं, पर वो अब इस नई स्थिति से कैसे डील करेंगे, ये
हमें अब देखना है। और मेरा ये मानना है, जैसे मैंने काफ़ी लिखा भी है अपने आर्टिकल्स में और किताबों में भी, कि अगर आप देखें दुनिया भर में, तो 10 साल के बाद बहुत ही कम लीडर होते हैं जो रेलेवेंट हाँ, रख सकें हाँ, अपने को, रेलेवेंट या लोकप्रिय रहें। लोकप्रिय रहें। क्योंकि मतलब लोगों डेमोक्रेसी में वही बात है ना कि नया स्टार चाहते हैं और कुछ चाहते हैं। तो ये मुझे अब देखना है कि है ऐसे लोग, जैसे हमने इस चर्चा की शुरुआत में सिंगापुर की बात करी थी, वहाँ के ली कुआन यू थे जो मतलब 25-30 साल तक बहुत ही लोकप्रिय रहे। तो ऐसे एक आध एक्सेप्शन हैं, पर बहुत कम लीडर हैं ऐसे। 10 साल के बाद मार्गरेट थैचर हो, टोनी ब्लेयर हो, ये सब लीडर 10 साल के बाद लोगों को लगता है कि अब कुछ बदलाव चाहिए। तो अभी देखेंगे। आखिरी सवाल, आप जो है एथलेटिक्स, जितना आपको लिखने से प्रेम है उतना ज़्यादा जो है आपको दौड़ने से भी प्रेम है। और आप परिचय पे लिखा है आपकी साइट पे ही कि आप चाहे कहीं भी रहो दुनिया में, दौड़ने के लिए वक्त ज़रूर निकाल लेते हो। कैसे करते हो ऐसा? नहीं, क्योंकि जैसे बोला है दैट फॉर मी स्प्रिंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। तो दौड़ना ये मेरे लिए, ये सिर्फ दौड़ने की बात नहीं है, कि हर शाम मैं कोई 6 से 7:30 तक, 6 to 7:30 लगभग, मैं इट्स अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। कि कोई लोग मेडिटेट करते हैं सुबह के टाइम या शाम के टाइम या सोने के टाइम, पर मेरे लिए रनिंग एंड स्प्रिंटिंग इज अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। उससे मुझे बहुत मेंटली मैं रिलैक्स हो जाता हूँ। एंड आई ऑल्सो वेरी कंपेटिटिव। तो मैंने आई रन फॉर इंडिया 100 मीटर के जो वर्ल्ड मास्टर्स चैंपियनशिप थे, जो 35 साल के ऊपर की उम्र में, मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और मेरा अभी तक मन है कि मैं इंडिया के लिए फिर से भागूं। तो मेरा अगला मैंने किताबें अभी लिख दी हैं, पर ये अगली चैंपियनशिप 2 साल में आने वाली है। और मेरा एम ये है कि मैं अभी भी 100 मीटर 12 सेकंड के नीचे फिर से भागूं अपनी एज के कैटेगरी में। तो वाह! ये मेरा अगला एम है। तो इसलिए मैं इस पर अगले 2 साल पे थोड़ा फोकस करना चाहता हूँ। बहुत सारी शुभकामनाएं मेरी, लेकिन एक सवाल इस बीच में, एक बिंदु छूट गया था कि ये ब्रेक भी होता है जब आप सिनेमा देख रहे होते हैं। हाँ, तो सिनेमा, कौन सा सिनेमा, किस तरह का, पाश्चात्य देखते हैं, बॉलीवुड देखते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। तो मेरा मतलब हमेशा इन चीज़ों से प्रेम रहा है। कि मैं, जब हम बड़े हो रहे थे इंडिया में, तो मैंने बोला कि मेरे पहले 20 साल तो इंडिया में थे, और 1980s में तो इंडिया में और कुछ करने को था ही नहीं। तो बॉलीवुड सिनेमा में तो हम सब बड़े हुए हैं, और उस टाइम बॉलीवुड का भी बहुत प्रभाव रहता था। बॉलीवुड से मैं पिछले 5-10 साल में काफ़ी निराशाजनक हूँ, क्योंकि बॉलीवुड में जो पिक्चर आ रही हैं अब, वो तो मतलब इतनी सारी इतनी बेकार स्क्रिप्ट आते हैं कि मतलब मन नहीं करता। पर मेरा इंटरेस्ट सिनेमा में हमेशा रहता है। तो मैं एक चीज़ और करता हूँ ब्रेक के लिए, कि मुझे फ़िल्म फेस्टिवल जाना बहुत पसंद है। और ये जैसे मैं अभी वेनिस में फ़िल्म फेस्टिवल हो रहा है, मैं इसके लिए जा चुका हूँ। बर्लिन, मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, मेरे घर के पीछे हर सितंबर के एंड फ़िल्म फेस्टिवल होता है। और इससे मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, कि एक तो कि आप फ़िल्म फेस्टिवल में जब जाते हो, तो अभी वो थिएटर का अभी तक मुझे बहुत इम्पोर्टेंस रहता है, कि वो फ़ोन आप बंद करिए, और वहाँ पर तो फ़िल्म फेस्टिवल में अगर आप पॉपकॉर्न भी खाएँ, तो लोग आपको ऐसे देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं? ये आप वायलेट कर रहे हैं जो प्रोटोकॉल है। पर मुझे बहुत पसंद है कि मैं डिफरेंट कंट्रीज़ की पिक्चर्स देखूँ, क्योंकि फिर मुझे ज़्यादा समझ आता है कि उनकी सोशल कल्चर क्या है। जैसे आप ईरान की पिक्चर देखेंगे, या आप फ्रेंच सिनेमा देखेंगे, तो वो काफ़ी सिनेमा देखने के बाद आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो कल्चर क्या है। तो इसलिए ये एक कैटेगरी कहलाते हैं इंडस्ट्री में, स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म। स्लाइस ऑफ लाइफ मतलब कि किसी बहुत ही टाउन में, ऑर्डिनरी भी टाउन हो, पर वहाँ पर लाइफ कैसे रहती है, और वहाँ पर सोशल डायनामिक्स कैसे रहते हैं। मुझे ऐसा सिनेमा देखना बहुत पसंद है। और जैसे अभी मैं वापस न्यूयॉर्क जा रहा हूँ, और अभी फ़िल्म फेस्टिवल शुरू होगा इस महीने के एंड में। तो मैं कोई 2 हफ्ते चलता है, उस 2 हफ्ते के दौरान मैं कोई 12 या 15 मूवी जाके देखता हूँ। वाह! और उससे मेरे काफ़ी, और वहाँ पर जो पिक्चर दिखाते हैं वो पूरी दुनिया भर के दिखाते हैं। और इस बार अच्छी बात है कि सबसे पहली बार न्यूयॉर्क फ़िल्म फेस्टिवल में भारत से भी एक फ़िल्म आएगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब वो भी देखूँ मैं उधर।
क्योंकि पर ये सबसे मेरी बड़ी शिकायत भारत सिनेमा की ये रही है कि हम इतना सारी पिक्चर बनाते हैं, पर आज तक हमने कभी ऑस्कर नहीं जीता अपनी पिक्चरों के लिए। पर शायद वो भी चेंज होगा। पर हाँ, ज़्यादातर मैंने बोला कि 1970s 80s का जो सिनेमा था, उससे मैं बहुत इन्फ्लुएंस था, और मैंने बहुत देखा। पर पिछले 5-10 साल में जो पिक्चर आ रही हैं, पिछले 5 सालों में बॉलीवुड की पिक्चरें, वो मतलब काफ़ी ख़राब हो गई हैं। तो अब मेरा पूरा इंटरेस्ट जो है फॉरेन सिनेमा में चला गया है। एक ऐसे देश में जहाँ सत्यजीत रे को ऑस्कर मिला हो लाइफ टाइम के लिए, वहाँ सिनेमा को न मिल पाना है बहुत ही निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जो लोग देख रहे होंगे अगर फिल्मकार, तो वो समझेंगे कि ऐसी फिल्में बनाएं कि कम से कम ऑस्कर भी भारत में आए। रुचिर की ये पुस्तक जो है व्हाट वेंट रॉन्ग विथ कैपिटलिज्म को पेंगुइन के सहयोगी एलन लेन ने प्रकाशित किया है, और इसका मूल्य जो है वो 999 ऑफिशियल प्राइस है। पर हाँ, अमेजन पे आपको थोड़ा सस्ती मिलेगी। अगर आप हमारी बातचीत सुन के खरीद रहे हैं तो मैं रुचिर को कहूँगा और प्रकाशक को भी कि प्रमोट करें इस पुस्तक को इस बातचीत के बाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, और हिंदी में बात करने के लिए बहुत बहुत आभार आपका। मतलब आपकी जैसी हिंदी तो मेरी है नहीं, पर मैंने कोशिश जरूर करी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।